प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हम पाठ छठा इतिहास विषय +2 कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने पहला आपको एक प्रश्न करवाया था। आज हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था किस प्रकार भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक पूजा प्रणालियों में समन्वय पाया जाता था। विभिन्न प्रकार की पूजा प्रणालियों, उनके भेद और संघर्ष के बारे में भी आपको समझाया था। आज हम उसी कड़ी में अगला प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। 6 नंबर का, किस हद तक उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी व सार्वभौमिक आदर्शों का मिश्रण है। ये प्रश्न है, यानी किस प्रकार से जो इस्लाम धर्म की जो मस्जिदें बनाई गई थी उनमें स्थानीय परिपाटियों को शामिल किया गया और सार्वभौमिक जो मिश्रण था उसको शामिल किया गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और इस काल को मध्यकाल के साथ साथ भारत में सूफी व भक्ति परंपराओं का भी काल जाना जाता है। इस दौरान भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, धीरे धीरे इस्लामिक परंपराएं आरंभ हुई, भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद आया, भारत में भक्ति काल का उद्भव विस्तार हुआ। इसमें भक्ति काल में 2 तरह की परंपराएं आई, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा। इन्हीं में से जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो इस्लाम की प्रगति हुई, तो भारत में भी इस्लाम धर्म की धार्मिक स्थल जो थे मस्जिदों का निर्माण आरंभ हुआ। तो मस्जिदों की स्थापत्य कला के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मस्जिद क्या है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंदिर, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म की धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। तो इस्लाम के अंदर इस्लाम के पवित्र स्थल को, धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है, जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। प्रारंभिक इस्लामिक मस्जिदों की विशेषताएं जो सार्वभौमिक रूप से पाई जाती थी, उनमें प्रत्येक मस्जिद में का जो मुख होता था वो मक्का की तरफ होता था। प्रत्येक मस्जिद में एक मक्का की अजान पढ़ने का जो प्रक्रिया होती थी, प्रत्येक मस्जिद में एक महराब होता था, हर मस्जिद को में एक व्यासपीठ भी होता था, इसमें एक खुला प्रांगण होता था। नमाज पढ़ने से पहले जो नमाजी हैं वो हाथ धोएं और स्नान करें, इसके लिए वहाँ पर एक तालाब होता था नमाज से पहले, और तालाब के मक्का के सम्मुख दिशा की तरफ जो हाल होता था उसकी दिशा मक्का की सम्मुख की तरफ होती थी। मक्का उनका धार्मिक स्थल है, जैसा हमने आपको +1 में पढ़ाया था। मस्जिद में एक मंच होता था जहाँ से जो मौलवी होता था वो लोगों को नमाज के बारे में बताता था, निर्देश देता था। मस्जिद के अंदर एक मीनार होती थी जहाँ से अजान पढ़ी जाती थी, यानी उसके अजान के बारे में बताया जाता था। मस्जिद में जिस मस्जिद में मुसलमान जुम्मे की नमाज पर अदा करते थे उस मस्जिद को इस्लाम धर्म में जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद है, वहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से वो मस्जिद है। मस्जिदों में स्थानीय परिपाटी को कैसे शामिल किया गया? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम धर्म के लोग जो भारत में उत्तरी भारत की तरफ आए, पश्चिम की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम पहला विदेशी आया, फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए, मोहम्मद गजनवी ने कई आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 2 बार आक्रमण करके भारत में उसके बाद सल्तनत काल की स्थापना 1206 में कर दी। लेकिन इसी दौरान भारत में अनेक सूफी परंपराएं आई, अनेक तरह के सिलसिले आए। इन सिलसिलों में और लोगों के आगमन ने केरल के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, उत्तर क्षेत्र के अंदर, पूर्वी बंगाल के क्षेत्र के अंदर जो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ी तो यहाँ मस्जिदों का निर्माण होने लगा। परंतु प्यारे बच्चों, इस दौरान उन्होंने जो मक्का की और मदीना की जो मस्जिदें थे हूबहू वैसी मस्जिदें न बनाकर स्थानीय लोगों की भाषाओं, स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक विचारों को शामिल किया गया। और इसका उदाहरण हम केरल की मस्जिद में देखते हैं।
जम्मू कश्मीर की मस्जिद में देखते हैं, बांग्लादेश की मस्जिदों में देखते हैं, वहाँ पर जो मस्जिदें बनाई गई उनकी जो ऊपरी जो क्षेत्र था वो गोल अर्ध गुंबदाकार का न होकर उनकी एक विशेष जो स्थानीय परिपाटी थी, कहीं मीनार नुमा, कहीं तिकोना नुमा, कहीं झोपड़ी नुमा ऊपर की आकृतियाँ बनाएगी जो स्थानीयता को दर्शाती है। इन पर जो मस्जिदें, अतिया मस्जिद जो 1609 में बनाएगी उसमें अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। केरल में जो मस्जिद बनाएगी उसमें अलग आकृति, झोपड़ी नुमा आकृति पाई जाती है। और मेनन शिप जो बांग्लादेश में बनाएगी वो स्थानीय प्रभाव से केरल से भिन्न दिखाई देता है। इसी प्रकार श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे जो मस्जिद बनाई गई थी उस मस्जिद में हमदाम मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिदों, इसे जम्मू कश्मीर की मस्जिदों का मुकुट या नगीना भी कहा जाता है। यह 1395 ईस्वी में कश्मीरी लकड़ी, एक विशेष लकड़ी से बनाई गई थी। यह उच्च कोटि की स्थापत्य कला, स्थानीय स्थापत्य कला का इसमें मिश्रण किया गया। इसके शिखर पर नक्काशीदार ऊंचे स्थानीय परमेसी, जो एक पेपरमेसी एक जो स्टाइल थी, परिपाटी थी, उसको अपनाया गया था। इन मस्जिदों में स्थानीय परिपाटी व सार्वभौमिक आदर्शों को अपनाने के पीछे मुख्य कारण यह था कि जो विदेशी भारत में आए थे, वे भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, उन्होंने यहाँ आकर स्थानीय भाषाओं, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, गुजराती को ही नहीं अपनाया बल्कि वहाँ परंपराओं को भी अपनाया था। जैसे केरल के जो मुस्लिम लोग थे, हालांकि वो बाहर से आए थे बहुत से, लेकिन उन्होंने यहाँ की जो मातृगृहता, मातृवंशी परंपरा उनको अपना लिया जो कि मुस्लिम धर्म में नहीं था। इस तरह से उन्होंने उत्तर भारत में अनेक परंपराओं को अपनाया, पूर्वी भारत में अपनाया, जिसके कारण स्थानीय जो परंपराएं थी इन मस्जिदों की कलाओं में भी शामिल हुई, मस्जिदी परंपरा में भी शामिल हुई, जिससे कई स्थानों पर स्थानीय इस्लामिक संस्कृति और जो स्थानीय थी उसका मिश्रण पैदा हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस्लामिक मस्जिदें बनाई गई उनमें स्थानीय परंपराओं को शामिल किया गया और इनके आधार पर जो बनी मस्जिदें थी वो स्थानीय परिपाटी, सार्वभौमिक आदर्शों का एक मिश्रण थी, जिसमें पश्चिमी जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे जहाँ से इस्लामिक उद्भव हुआ था उनकी परिपाटी और भारतीय स्थानीय क्षेत्रों की परिपाटी को शामिल करके नई तरह की मस्जिदों का निर्माण उस समय प्रारंभिक काल में किया गया था। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप इसको बार बार आप अगर याद करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे जाकर, लिंक पर जाकर इसको आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके जो साथी हैं जो कक्षाओं में पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही ऑनलाइन शिक्षण में, दूसरे कोई साथी, तो उनकी भी आप मदद कर सकते हैं इसको, और आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। धन्यवाद।